बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अगस्त है और ये दिन है यौम शहादत है। इस दिन पाकिस्तान एयरफोर्स के एक नौजवान बल्कि ज़ेर तरबियत जो अफसर थे राशिद मिन्हास, उन्होंने अपनी उम्र और अपने ओहदे से एक बहुत बड़ा काम किया जो एक पाकिस्तानी नौजवान कर सकता था। यानी उन्होंने अपना जो त्यारा अगवा हो रहा था उसको, उस अगवा की कोशिश को नाकाम बनाते हुए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। पाकिस्तान ने उनको, उनकी इस बहादरी के ऊपर उस नौजवान को निशान हैदर अता किया। और आज जो बजौड़ है वहाँ पर हमारे 3 जो जवान हैं वो पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ नबर्द आज़मा थे और उन्होंने अपनी जान के नजराने पेश किए। 5 के करीब फितनातुल खारिज जो हैं, जिनको रियासती सतह के ऊपर जिन दहशत गर्दों को फितनातुल खारिज करार दिया गया है, वो जो हैं वो भाग हुए, या यूँ कहें कि जहन्नम हासिल हुए, दहशत गर्द हैं वो। तो ये तारीख जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल रकम कर रही है, ये मद्देनज़र रखिए। और आज पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है उसके बारे में कुछ लोगों का ये ख्याल है, बल्कि अक्सरियत का, कि शायद उनको हालात वाक़यात उस तरह के नहीं मिले कि उनकी जो वेव और लेंथ है और जो उनकी सिमत है वो उस तरह से दुरुस्त रहे। तो वफाकी हुकूमत जो है वो एक यूथ कन्वेंशन कर रही है। आज इस्लामाबाद में उसका पहला रोज़ था और कल वज़ीर-ए-आज़म उससे खिताब करेंगे यूथ से। आज जो हमारे वज़ीर ख़ारजा या नायब वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने खिताब किया और जो पाकिस्तान को मसाइल दरपेश हैं, या जिसको आप यूँ कह लें कि नौजवान नस्ल को जो मिसगाइड किया जा रहा है, उस हवाले से उन्होंने वहाँ पर गुफ्तगू की। और भी बाकी वफाकी जो नुमाइंदगान थे वो भी वहाँ पर शरीक थे। इसके अलावा जो है साकिब निसार साहब, उनके लिंक उन्होंने ख़ुद तस्लीम कर लिया है कि वो गिरफ़्तार जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब, उनके साथ रवाबत थे। ये रवाबत किस नवैयत के थे? और वो तो ये कह रहे हैं कि मेरा सियासत से अलबत्ता कोई लेना देना नहीं था। अलबत्ता जब वो चीफ़ जस्टिस थे तो उनका बड़ा ख्याल रखते थे। यानी कि जो DGISI थे और गिलगित बल्तिस्तान के दौरे के ऊपर जब वो अपनी फैमिली के साथ गए हुए थे तो वहाँ पर उनका बड़ा ख्याल रखा गया और उनके जो रजिस्ट्रार थे उनके साथ उनका रब्ता रहता था। कुछ मैसेज वो किया करते थे जो कहा उस पर लिखा होता था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए हैं, आपकी कंजम्पशन के लिए हैं, लेकिन मैंने उनके कहने के ऊपर कभी कोई फ़ैसला नहीं किया। इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं। यानी जो अता तारड़ साहब हैं वो फरमाते हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात कि जनरल फैज़ हमीद साहब की आखिरी वक्त तक कोशिश थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बरसर इक़्तिदार रहे। इसके अलावा अडयाला जेल में आज जो बानी PTI हैं उनकी सहूलतकारी करने वाले कोई 5 के करीब लोअर स्टाफ आप यूँ कह लें, वार्डन और स्वीपर, इस तरह की जो अफराद हैं, उनमें से 3 ख़वातीन भी हैं, उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया है। ये क्या मामलात हैं, इन पर गुफ्तगू करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में ज़हमत दी है जनाब मलिक नईम अवान साहब को। आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी मज़हर नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और नूरुल्लाह साहब उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं, तज्ज़िया कार हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नईम अवान साहब, मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या पाकिस्तान की जो यूथ है, 62% ये है कुल आबादी की यूथ, तो इसको मस्बत मौके और ठीक मिल रहे हैं या ये सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा कि आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि यूथ जो है वो किसी भी मुल्क, किसी सल्तनत का जो है एक सरमाया होता है जी। और उसको आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन ईंधन के तौर पे काम आता है कि किस तरह तरक्की और मईशत को जो है प्रमोट किस तरह किया जाए उसमें जो है। तो असल मसला सारा ये है कि हमेशा से पाकिस्तान की एक बैड लक रही है कि हमारे यहाँ प्रिंट मीडिया और आजकल बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो है कि बेशुमार माशाल्लाह जिद्दत आ चुकी है। जी। और उसके बाद अपना लामहदूद जो सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया के हवाले से अगर आप समझें तो उसने काफ़ी हद तक यूथ को
وہ اصل حقائق سے دور کر کے اور اس کو آرٹیفیشل حقائق اور آرٹیفیشلز پروجیکٹ کی طرف جو ہے کہ وہ زیادہ راغب کیا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جس وقت ہمیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ایک مقدس کتاب عطا کی ہے قرآن پاک جو ہے, جی جی, اور پھر اللہ کے پیارے محبوب آقا دو جہاں سید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک جو ہے, جی, تو انہوں نے فرمایا بھی یہی تھا کہ میرے جانے کے بعد اگر میرے امتی دو چیزوں کو تھام کے رکھیں گے تو کبھی بھی بے رحروی کا شکار نہیں ہوں گے. ایک قرآن پاک جو مقدس کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے, اور دوسری میری سنتیں جو ہے. جی, تو ہمارے نوجوان نسل کے لیے جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل اینڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ ہمارا جو دینی لٹریچر جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اس وجہ سے کہ جو ہمیں ایک اسٹرکچر جو بنا کے آقا دو جہاں سید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا تھا, اور جس پہ خلفائے راشدین نے امپلیمنٹیشن کی اس کے اوپر, اور دنیا نے اس اسٹرکچر کو مانا کہ اسلامک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا. تو اب اس سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ اسلامک تو ہٹا کے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ یورپ نے اور مغرب نے تو اس کو اڈاپٹ کر لیا اس نے, لیکن ہم اس طرز پہ نہیں گئے ہیں. اور جب ہم اس طرز پہ نہیں جا سکے ہیں تو کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ورک شاپ جو ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے, ہمارے پاس دینی لٹریچر نہ ہونے کی وجہ سے, ہماری جتنی یوتھ ہے, ینگ جنریشن, بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں, بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں, لیکن نئی ایجادات کی غلط راستے پہ ڈالنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہمیں جو ہے کہ ان کو ورک شاپ نہیں مل رہی, ان کو ایکسپیرینس ورک شاپ نہیں دی جا رہی. بالکل ٹھیک ہے مظہر صاحب. یہ جو فیک نیوز جو کچھ برطانیہ میں ہوا, وہ فیک نیوز پاکستان سے جو تھی وہ جنریٹ ہوئی تھی. وہ پولیس نے FIA نے وہ بندہ گرفتار کر لیا, آصف غالباً اس کا نام, فرحان آصف نام ہے اس کا, لاہور سے وہ گرفتار ہوا. تو فیک نیوز اگر کہہ لیں آپ کے برطانیہ جیسا ترقی یافتہ ملک جو ہے, اور ان کی بیسیکلی تو سوشل میڈیا ہو یا یہ ٹیکنالوجی ویسٹ کی مرہون منت ہے, یہ ان کے پاس بھی علاج نہیں ہے, تو ہم کیا کر پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس وقت جو ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے جی, وہی ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. ٹھیک. اور جس طریقے سے ہر پازیٹیو نیوز کو نیگیٹو بنا دیا جاتا ہے. جی, ابھی آپ دیکھیں ارشد ندیم نے ہمیں کتنا بڑا ایک اعزاز دیا. جی ہاں, پنجاب گورنمنٹ نے اس کے ساتھ کیا فیڈرل نے اولمپکس کیا کا کیا, ریکارڈ سندھ توڑا گورنمنٹ نے کیا کیا, لیکن اس کے خلاف آپ دیکھیں کس قسم کا پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے یہ فیک نیوز اور سوشل میڈیا پہ, کہ کسی کا کمپیریزن ان سے کیا جا رہا ہے جس کا اولمپک سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اسی طرح پاکستان کا ایک پرائیڈ ہے ادیب رضوی, جی, SIUT, جی, جی, انہوں نے تاج محل ہوٹل, پھر وہ بعد میں ریجنٹ پلازا بنا, اور اب بالآخر وہ انہوں نے خرید کے اس کو SIUT بنا دیا. جی, اب اس کے خلاف دیکھیں کیا پروپیگنڈا ہے اس جیسے آدمی کے خلاف. عبدالستار ایدھی کے خلاف کیا کیا. یہ سارا ایک تسلسل ہے جو چلا آ رہا ہے. اور ابھی آپ یوتھ کی بات کر رہے تھے, جتنا یوتھ کو پچھلے 8-10 سالوں میں برباد کیا گیا, اور ان کو یوتھ تو ہمارا ایسیڈ ہے جیسے ابھی نعیم ابان صاحب نے کہا, اگلا فیوچر ہمارا یوتھ ہے. 62% میرا خیال ہے شاید دنیا کا کوئی اور ملک ہو جس کی آبادی کا 62% یوتھ کے اوپر بیس کرتا ہے. ایگزیکٹلی, اور ہمارا بیس جو ہے نا وہ یوتھ ہے. اور لیکن ساری کی سارا ہمارا جو یوتھ ہے, جس طرح نعیم صاحب نے والی بات کہی, وہ سکل نہیں ہے. ادروائز تو اس یوتھ یہ سکل ہو, ہم اس کو مس گائیڈڈ ہے, اور اسے مس گائیڈڈ کیا گیا ہے. اس کے لیے ٹولر تیار کیے گئے ہیں, 25,000 کے قریب لوگ تیار کیے گئے, 2,500 کی ٹریننگ کی گئی ہے, اور ان کو بیچ میں چھوڑ دیا گیا ہے. اور پھر ہم سب پاکستانی ہیں, ہمارا پرائم آبجیکٹ پاکستان ہونا چاہیے. ہمیں نہ کوئی یوتھیا ہونا چاہیے, نہ کوئی جالا ہونا چاہیے, نہ متوالا ہونا چاہیے, صرف پاکستان کی سوچ ہونی چاہیے. مگر میرے پاس کوئی آتی ہے سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ, اور میں وہ دیکھوں پاکستان کے خلاف جا رہی ہے, فوج کے خلاف جا رہی ہے, حکومت کے خلاف جا رہی ہے, اس کا اثر حکومت پہ کیا پڑے گا, پاکستان پہ کیا پڑے گا, یہ مجھے سوچنا ہے اس سے پہلے کہ میں آگے اس کو بڑھاؤں. ابھی آپ نے لنڈن کی بات کی کہ وہاں پر بھی وہ مصیبت میں آئے, صرف ہمارے یہاں سے جس طرح باہر سے سوشل میڈیا میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ لنڈن میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, امریکہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کا بس بیٹھ کے وہ تو دور بیٹھے ہوئے اور یہاں کی یوتھ کو مس گائیڈڈ کر رہے ہیں. لیکن کتنا بڑا کرائسس آیا لنڈن میں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا
कैसे उन्होंने कंट्रोल किया, किस बर्बरियत के साथ उन्होंने वहाँ के लोगों को पकड़ा, घरों में जाए, शीशे तोड़े। अगर ये काम यहाँ हो रहा होता तो पूरे पाकिस्तान में क्या असर आना था। उन्होंने फिर उसको हैंडल भी किया जी सख्ती के साथ। बिल्कुल। और यहाँ पे तो मंजर साहब रिलीफ बड़े मिले हैं लोगों को। यहाँ तो अभी हम बात शायद 9 मई की बात करें जी, तो करेंगे 9 मई जी, पे कितने जरूर लोग करेंगे। रिलीफ लेके बैठे हुए हैं। बिल्कुल। इससे बड़ा बदतरीन सानिया पाकिस्तान की तारीख में नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अज़ाइम कुछ और थे। मुस्तकिल वहाँ पे कब्जे मेरा ख्याल के है थे। जो इदारे थे वो सिंक हैं आपस में, जी, बिल्कुल। नेशनल इश्यूज के ऊपर वो नेशनल इश्यूज को में सिंक है, हाँ, नेशनल सिंक इश्यूज है। को लेके चलते हैं। हाँ। लेकिन हम नेशनल की तो ऐसी तैसी कर देते हैं, और फिर हम कहाँ से अपने नेगेटिव प्रोपेगेंडा। अगर 9 मई खुदा ना उस वक्त तो अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह उसको रिटेलिएट नहीं किया, जिस हाँ, तरह बड़े सब्र का तहम्मुल मुजाहरा से काम किया, लिया। उन्होंने उस साजिश को अपने सब्र और ज़ब्त और क्योंकि हिम्मत वो से तो किया। चाहते ही थे ना अगर पब्लिक और फौज आमने सामने हो जाते, जी। उधर से इंडिया तैयार बैठा हुआ था, इधर इनकी तैयारी थी कि हुकूमत में बैठे। अभी चीज़ें सामने आएंगी। फैज़ हमीद, बुशरा बीबी, बानी पीटीआई और ये अब साकिब का भी आपने नाम लिया, ये थे। इस सारी चीज़ों के पीछे ये निकलेंगे, अभी आगे आएंगे हक़ाइक़। ये इतनी बदतरीन सानिया था पाकिस्तान की सालमियत के लिए, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश थी, जिसे बड़ी बुर्दबारी से और जहानत से और समझदारी से अफवाज पाकिस्तान ने डील किया। बड़ा अच्छा मंजर साहब आपने इसको बयान किया है। नूरुल्लाह साहब, ये जो कन्वेंशन है, जिस तरह यूथ कन्वेंशन हो रहा है, ये कंस्ट्रक्टिव साबित हो सकते हैं? यकीनन वो कहते हैं ना कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। हमारे नौजवानों ने हर दौर में इवन मुश्किल हालात में भी साबित किया है कि उनमें टैलेंट है और वो पाकिस्तान का नाम रोशन करने की सलाहियत रखते हैं। और वो खेल का मैदान हो, जैसे भी ताज़ा तरीन हम अरशद नदीम का हवाला देते हैं, और उससे पहले भी चले जाएँ, हॉकी में, क्रिकेट में, T20 में, स्क्वाश में, बिलियर्ड में, स्नूकर में, रेसलिंग हाँ, में, बड़े-बड़े हैं, ऐसे वो तमाम शोबे हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी में, इम्तिहान, पढ़ाई में, तालीम के शोबे में देखें कि जो इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पाकिस्तानी तलबा हर साल टॉप पोजीशंस लेते हैं। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में टैलेंट है। पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी आबादी है, 62% जब हम यूथ का हवाला देते हैं, तो जहाँ वो एक पोटेंशल है हमारे लिए तरक्की करने के लिए, वहीं पर एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है कि अगर उन्हें हमने अनगाइडेड छोड़ दिया, चैनलाइज ना किया, चैनलाइज उस ना एनर्जी किया, को तो चैनलाइज फिर ना वो किया पॉजिटिवली, कुछ और लोग उसको मिसयूज कर सकते हैं, जो कि हुआ। अच्छा, और वो इतने बड़े लेवल पर एक प्लानिंग के साथ हुआ। एक तो होता था इंडिविजुअल केसेस, जैसे हम दुनिया भर में देखते हैं, हम बरतानिया का हवाला देते हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी एक वेबसाइट के ज़रिए अगर फेक न्यूज़ फैलाई गई, हमारे यहाँ तो उसको बड़ा प्लान करके तरतीब देकर लोगों को भर्ती किया गया, सरकारी लेवल पर तनख्वाहें दी जा रही थी, ख़ासतौर पे केपी से, जो सोशल मीडिया के लिए जिस तरह से इस्तेमाल किया गया। तो ये जो डिजिटल दहशतगर्दी थी, इसको बाकायदा पैटर्नाइज़ किया पिछले कुछ अरसे में बानी तहरीक इंसाफ ने और उनकी पार्टी ने। और जब उन्होंने पाकिस्तान की बजाय एक फ़र्द को पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की रेड लाइन करार दिया, तो वो वहाँ से हमें समझ लेना चाहिए था कि क्या हो रहा है। अच्छा, अगर आप इजाज़त दें तो ब्रिगेडियर हारिस साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप दफाई तज्जिया निगार भी हैं, साबिक निगरान वज़ीर भी रहे, वज़ीर दाखिला सिंध के। आपका बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस साहब। ये जो बजौड़ में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है वो मेरे ज़हन में है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये इन सब दहशतगर्दों को तो पाकिस्तान ने मार भगाया था, लेकिन फिर ये जो पिछला दौरे हुकूमत था उसमें पार्लिमान को एतमाद में लिए बग़ैर जो तालिबान हैं या जिनको अब हम फितनतुल खारिज कहते हैं, उनको वापस ला के बहाल कर दिया गया। फैज़ हमीद साहब से जो ज़रा आप चूँकि आपका फ़ौजी बैकग्राउंड है, ये बताइएगा कि उनसे ये सवाल पूछे जाएंगे कि आपने इनको क्या सोच के, किस प्लानिंग के तहत वापस बसाया, उनके साथ मुज़ाकरात अगर आप अमन के कर रहे थे तो पार्लियामेंट को या जो नेशनल एक्शन प्लान था उसको एक साइड पे रख के आप कर रहे थे, अब जो नताइज हैं इनका जिम्मेदार कौन है? देखिए, मैंने जो अपनी नागरिक है उसमें ये है कि ये जो चार्जशीट नई पहले बनाई है, जो अनाउंस किया ISPR ने जी, एक तो है टॉप सिटी की, और दूसरी है कि रिटायरमेंट के बाद जो उनकी खिलाफ ज़ब्तियाँ हैं, डिस्प्लिन खिलाफ वर्जी है, फौज की साख को नुकसान हो रहा था, ये उसके बारे में। सही। तो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में सारी जो प्रूफ हो गई है, मेरे ख्याल में इसकी प्रोसिक्यूशन एविडेंस भी अवेलेबल है, कॉन्क्रीट सबूत है, तभी इतने सीनियर सेंसिटिव डिपार्टमेंट के ऑफिसर को अरेस्ट किया गया है। मीन कि ये तो मेरे ख्याल में जो उस वक्त सर्विस चीजें होती है, मैं उन पे
शायद ना हो, बट मेरा अंदाजा है। लेकिन इस मामले में कि 9 मई का इंसिडेंट है और जो कुछ रास्ते थे, सहूलत कारी थी, इनका जो ग्रुप थे लोग और इन ग्रुप के साथ वो उनको पकड़ा गया, वो इंफॉर्मेशन देंगे तो वो सारी जरूर शामिल होंगी। और लेकिन एक कंडीशन में आई एम श्योर कि तमाम प्रोसिक्यूशन एविडेंस मौजूद है, कॉन्क्रीट सबूत है, तभी फील्ड एंड कोर्ट पार्टी का फैसला किया। और ये उस पे छोटा के पहले एक इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी में तमाम एविडेंस होती है, उसको देख के फिर जज एक्सपर्ट ब्रांच हमारी होती है JK में, जो लॉ एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसको वेट करते हैं, उसके बाद इसका फैसला होता है। सही, बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। नईम साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप अगर ओहदे पर थे और इस तरह के लोगों के साथ जिनको पाकिस्तान की पार्लिमान ने मुश्तरका तौर के ऊपर एक नेशनल एक्शन प्लान दे के एक ऑपरेशन हुआ और फिर उसमें हमारे शोहदा, मतलब ये कहें कि जानों से कुर्बानियाँ दी लोगों ने दहशत गर्दों के साथ लड़ते हुए, उनको हमने यहाँ से पाकिस्तान से एक तरह से निकाल बाहर किया, तो ये जो उनको वापस लाने वाला जो मामला है, ये तो तस्लीम करते हैं बानी PTI के, और फिर ये भी कहते हैं, क्रेडिट देते हैं बल्कि ये फैज साहब को, तो इसकी जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है वो कोई है? आपको लगता है कि कोई दबाव इस तरफ से भी सियासी एतबार से भी बढ़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमेशा जब 1947 से लेके आज 77 साल हो गए हैं पाकिस्तान के क़याम को, और इन 77 सालों में हमारे यहाँ बहुत नशेब फराज ऐसे आए कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई, और उसमें साजिशों का ताना बाना कहीं बाहर से भी जाके मिलता था हमेशा, जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने 2 पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़े वार किए, जिस पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा, और पाक अफवाज ने जो है इसमें बहुत किरदार अदा किया और पाकिस्तान को संभाला। एक तो ये खामोशी से जो ख़त्म नबूवत के अंदर एक तब्दीली आ रही थी और जिसकी वजह से दुनिया निकल आई थी पाकिस्तान में, तो उस वक्त भी अफवाज पाकिस्तान ने जो है कंट्रोल करके सबको समझा के और उस चीज़ों को रिवर्स किया उसने, तो पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने महफूज रखा। दूसरी साजिश 9 मई की जो थी, 9 मई की साजिश कोई इनसाइड साजिश नहीं है, इसके पीछे जो है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है इसके पीछे। और यहाँ जो मोहरे ये काम कर रहे थे, आज जैसे फैज़ हमीद साहब जो हैं वो पाबंद सलासल हैं, तो फैज़ हमीद साहब जो है कि कुछ शवाहिद ऐसे मिलते हैं कि जैसा कि आपने अभी जिक्र भी किया और इंट्रो में भी आपने जिक्र किया था, जब ऑपरेशन रद्दुल फसाद के बाद पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक बेहतरीन सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी और बाहर का इन्वेस्टर जो है वो आने लगा था, और जो है कहीं भी सिक्योरिटी लूजेस हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी उस तरह की। तो उसके बाद जब फैज़ हमीद साहब जब कोर कमांडर KPK गए और हमें अचानक जब ख़बरें हमें सुनने को मिली कि तालिबान की आमद-रफ़्त जो है दोबारा शुरू हो गई है, तो इसके ऊपर आप यकीन करें कि मैं ख़ुद भी थोड़ा सा परेशान हुआ, और बल्कि हमने उस वक्त भी एक प्रोग्राम में जो है कि इस तरफ इशारा किया था कि ये जो चीज़ हो रही है, अगर इसको रोका ना गया तो ये पाकिस्तान में दोबारा वही हालात, बदअमनी होगी वो वही बदअमनी होगी। और जिसके ऊपर PTI का वो जो अपना वहाँ का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, बड़ा अच्छा नाम है, पहले वो MQM में भी सेनेटर थे, अपना MQM बैरिस्टर सैफ की ड्यूटी लगाई गई कि तालिबान से मुज़ाकरात करने के लिए। अच्छा, तालिबान जो है वो 2 तालिबान का स्टेटस हमने उस वक्त डिक्लेयर कर दिया था किसी ज़माने में कि एक बैड तालिबान है और एक गुड तालिबान है। गुड तालिबान जो है कि जो अपनी एक इंडिपेंडेंसी के लिए जो इन्होंने फाइट की अफगानिस्तान वाले उसके, और एक TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो सिर्फ और सिर्फ जिनका काम है कि फसाद फैलाना। लेकिन एंड रिजल्ट तो वही सामने आया ना कि एक ही जैसे हैं, तो मतलब एक जैसे तो, लेकिन बहरहाल अब सामने आ गए ना तालिबान हैं उधर वाले, वो कह रहे हैं फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद कि हम आपकी कोई पैचअप करवा देते हैं जो TTP वाले हैं उनके साथ। अच्छा, मंजर ब्लास्ट भी तो उसी दौरान हुआ ना, जी जो सब्जी मंडी के अंदर ब्लास्ट हुआ तो उसी दौरान में वो ब्लास्ट हुआ। फिर उसके बाद जो है कि पुलिस हेडक्वार्टर में जो ब्लास्ट हुआ जो मस्जिद के अंदर जो, तो उस दौरान हुआ, और वही दोबारा सिलसिला वो तसलसल शुरू हुआ कि जो किसी ज़माने का एक शुरू हुआ था ब्लास्टिंग का और बीच में ख़त्म हो गया था ऑपरेशन के बाद, वो वहाँ से उसने स्टार्ट दोबारा लिया। ठीक है मंदर साहब, ये साकिब निसार साहब जो हैं ये खुद फरमा रहे हैं कि मेरे राब्ते तो हैं
لیکن رابطوں کی وہ جو قسم بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ میسج ان کے ہوتے ہیں جو وہ مجھے بھیجتے ہیں، میں اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ صرف آپ کے لیے ہیں، لیکن 9 مئی کے حوالے سے میرا کوئی کردار نہیں ہے، سیاست میں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، لیکن ان کی آڈیو ٹیپس اور وہ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ میں جب گلگت بلتستان کے دورے کے اوپر اپنی فیملی کے ساتھ گیا تھا تو میرا ادھر بڑا خیال رکھا گیا، اور رانا شمیم صاحب نے جو ایفیڈیوٹ دیا تھا وہ انہی دنوں کا دیا تھا جن دنوں وہ گلگت بلتستان کے دورے کے اوپر تھے، اور انہوں نے ایک جج صاحب کو فون کر کے کہا کہ ضمانت نہیں ہونی چاہیے نواز شریف کی اور مریم کی۔ تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ فیض نیٹ ورک کا پارٹ ہیں؟ بالکل، یہ اوپن سیکریٹ ہے، اور فیض صاحب تو اس نیٹ ورک کے سربراہ تھے، اور وہ پیغامات صرف ان تک کے لیے ہوتے تھے، آپ نے باہر نہیں پہنچانے، آپ تک ہیں اور آپ اس پہ امپلیمنٹ کریں گے، اور جو فیصلہ وہاں سے بتایا جاتا تھا وہ وہی کیا کرتے تھے۔ ثاقب صاحب نے کیا ان کے پی ٹی آئی کے ٹکٹوں کی تقسیم میں اور پیسے نہیں کھائے؟ اوپن ویڈیو ہے کہ 1-20 دے دینا، 1-20 پہنچا دینا، یہ ساری چیزیں منظر عام پہ ہو چکی ہیں۔ کرپشن تو مسلسل ہوتی رہی، اور ثاقب نثار صاحب بھی اس کا حصہ تھے۔ ڈیم کا ایک بہت بڑا ہے کہ جی میں ڈیم کے اوپر چارپائی ڈال لوں گا اور وہاں بیٹھ جاؤں گا، وہ 10 بلین ڈیم کے لیے جمع ہوئے تھے، آج تک ہمیں وہی نہیں پتا کہ وہ 10 بلین کہاں پر ہیں، کدھر ہیں، اور وہ چارپائی کہاں ہیں جو انہوں نے ڈیم کے پاس بیٹھ کے ڈیم بنوانا تھا۔ تو یہ سب ساری منافقت کی باتیں ہیں، اصل یہ سب کا ایجنڈا ایک تھا، عمران کی بادشاہت قائم کرنا چاہتے تھے، اور وہ بادشاہ بنے بیٹھے ہوئے تھے، اور جس طریقے سے میں کہتا ہوں انہوں نے بڑی محنت سے اور دیانتداری سے، میں اکثر کہتا ہوں جس طرح پاکستان کو برباد کیا ہے اپنے، جیسے بھی نعیم صاحب نے اشارہ کیا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ باہر کی اداروں سے کیا ان کے اکاؤنٹ میں کہاں کہاں سے پیسے آئے ہیں وہ سب کے سامنے موجود ہیں، اور جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ انہوں نے حکومت میں رہ کے بھی برباد کیا کہ پاکستان کی اکانومی 80% تو آپ مانتے ہیں نا کہ پاکستان کے جتنے بھی قرضے تھے 71-72 سالوں میں، اس کا صرف 4 سالوں میں اس کا 80% بڑھ گیا، کیونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ جی 24,000 کا قرضہ ہے، جبکہ وہ 29,000 تھا، 24,000 اور جب یہ چھوڑ کے گئے تو 60,000 ارب کا قرضہ تھا۔ اب ہمیں صرف اس کے سود کے پیسے تقریباً 1 ٹریلین کا ہمیں دینا پڑتا ہے، جو بجٹ جو گھوم پھر کے غریبوں پہ، ہمارے پہ، آپ کے بجلی کے بلوں میں، آپ کے پیٹرول میں، اس میں آپ کے وہ نکل رہے ہیں، کیونکہ IMF تو کہے گا پیسے کما کے دکھاؤ، وہ اس کے علاوہ تو وہ آپ کو شرائط پہ نہیں دے گا، ورنہ آپ ڈیفالٹ کریں گے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس طرح تقریباً 2022 میں پاکستان ختم ہو چکا تھا، یہ قائد اعظم کا پاکستان تھا، قائد اعظم نے یہ پاکستان بنایا، چلتا رہا، اور 2022 میں آلموسٹ ختم ہو گیا تھا، ہم تباہی کے کنارے پہ آگے تھے۔ اور آگے میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو جرنیل ہے، جنرل عاصم، قائد اعظم نے پاکستان بنایا اور جنرل عاصم نے پاکستان بچایا ہے۔ جس نہج پہ ہم پہنچ گئے تھے، جس طریقے سے آج آپ دیکھیں نا کیا پوزیشن ہے، آپ کی سٹاک کی کیا پوزیشن ہے، آپ کی جو مہنگائی کے اشاریے اس میں کم ہے، انفلیشن میں کمی آئی ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ میں کمی آئی ہے، کافی شعبوں میں بہتری آ رہی ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں نا کہ ہمارا جو یہ دہشت گردی کی جنگ لڑی گئی، ابھی آپ نے ذکر کیا تھا راشد میناز کا، آج 53 سال ہو گئے، 1971 20 اگست کو ہم انہیں ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، پوری پاک فوج کو سلام کرتے ہیں کہ کتنے ہزار لوگ ہمارے لیے، ہم آرام سے سوتے ہیں، اور یہ کہاں یہ بارڈر پہ بھی لڑیں، دہشت گردی کی جنگ بھی کریں، گھر کے اندر بھی لڑیں، گھر کے باہر بھی لڑیں، اور کوئی سیلاب ہو، کوئی آفت ہو تو یہ نکل کے کام کریں، اور یہ سب کی گالیاں بھی سنیں، ان کے لوگوں کے نخرے بھی سنیں۔ اور ہمارا جو دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے تقریباً 2018 میں ڈان کی ایک رپورٹ تھی کہ 127 بلین ہمارے خرچ ہو چکے ہیں 2018 تک، تو اب 2024 میں الگ بھلگ کوئی، اور یہ صرف 2000 سے ڈیٹا تھا، تو کم از کم 200 ارب ڈالر تو ہمارے خرچ ہو چکے ہیں نا، اور ہمارے پاس ٹوٹل قرضہ کتنا ہے، صحیح، جتنا ہم اس دہشت گردی کی جنگ پہ نمٹنے کے لیے کر چکے ہیں۔ اور فوج کے جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے 80,000 کے قریب لوگ شہید ہوئے اس پوری دہشت، اس میں فوج کے لوگ کتنے ہیں، وہ شہید، ان کی بیوائیں، ان کے بچے، ان کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے، ان کے لیے کیا کیا، بجائے یہ دیکھیے میں ایک بات کرتا ہوں، کسی بھی ملک کو تباہ کرنا ہوتا تھا فوج اور عوام کو درمیان جو ہے وہ تقسیم پیدا کر دیں، لڑائی کرا دیں۔ 70s میں 80s میں کہیں سے ایک آرمی والا، ایک سپاہی گزرتا تھا تو لوگ اس کو سیلوٹ کیا کرتے تھے، اتنا احترام تھا۔ آج فوج کے لیے نفرت بٹھا دی گئی ہے، وہی ٹرولنگ، سوشل میڈیا، لیکن اس میں جن کا کردار ہے وہ پوسٹیں شیئر کرنا، پوسٹیں بڑھانا، تو اب
फौज को कितना खराब किया गया, गंदा किया सही, गया, सही, तो ये मकसद किसी पाकिस्तानी का तो नहीं है ना। ये इंडिया का बगैर पैसे खर्च किए ना, वो एटम बम मार के ये मकसद अचीव नहीं कर सकता जो इन्होंने यहाँ बैठ के। आप कुछ कहेंगे? मैं एक इस एडिशन करूंगा कि आप ये देखें कि पाकिस्तान अल्लाह के फजल और करम से न्यूक्लियर पावर है ना, अगर फौज इतनी कॉम्पिटेंट ना होती और फौज पूरी करप्ट होती तो आज न्यूक्लियर पावर आप नहीं होते, वरना न्यूक्लियर आपके हाथ में रहता, इस पे कॉम्प्रोमाइज हो चुका होता। देखिए हमारे यहाँ अल्लाह के फजल और करम से अफवाज पाकिस्तान के अंदर, थिंक टैंक्स के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो ज़रा सा पाकिस्तान मुखालिफ थोड़ी सी भी कोई एजेंडा जब सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इस कदर इश्क करते हैं पाकिस्तान के साथ जो है। बात ये है कि आपने देखा होगा बहुत सारा, आप तजिया कर लें, हमारे जो आर्मी चीफ आए हैं उसमें कुछ आर्मी चीफ ऐसे हैं कि जिनके खिलाफ इंटरनेशनली बहुत बड़ा प्रोपगंडा हुआ है। जी। नंबर 1 राइल शरीफ के खिलाफ बहुत प्रोपगंडा हुआ है, आपने देखा इंडिया ने कितना प्रोपगंडा किया और इंटरनेशनली प्रोपगंडा किया। उसके बाद नंबर 2 अगर किसी के प्रोपगंडा हुआ है हाइट है उसकी, तो वो जनरल हाफिज आसिम मुनीर है। जब हाफिज आसिम मुनीर जो है, अब आप ये देखें ना, उसके लिए इंटरनेशनली क्यों उसकी किरदार कशी की जा रही है, क्यों उसके खिलाफ इतनी बड़ी कैंपेन, मीडिया कैंपेन और सोशल मीडिया और सारी चलाई जा रही है। इट्स मीन के वो मुहिब्बुल वतन है, वो कुछ काम ऐसा करना चाहता है पाकिस्तान के अंदर कि जिससे पाकिस्तान का दुनिया में नाम पैदा हो और हमारी यूथ को कोई प्रमोशन मिले और पाकिस्तान के माशी हालात जो हैं बेहतर हों। तो इसी वजह से एक कैंपेन उनके खिलाफ चलाई जा रही है ज़माने से, और मैं अपनी फेसबुक पे इस चीज़ को प्रोटेक्ट भी करता रहता हूँ। और सिर्फ इसी वजह से कि भाई हमारे अपने जो पाकिस्तान में रहने वाले जो नौजवानों, जो आपको गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आप तहकीक तो करो कि जो शख्स आया है उसके सीने में कुरान है, वो हाफिज भी है, और मेरा ईमान है कि अल्लाह के फजल और करम से वो कहीं ना कहीं जस्टिस जरूर करेगा, वो अल्लाह ने चाहा तो। बिल्कुल सही। ये देख लें, ये दो शख्सियत पूरी कोशिश कर ली गई पिछले 4 साल दौर में। बानी पीटीआई के एक काजी फायज ईसा, उसके खिलाफ रेफरेंस दायर किए गए, और फिर जनरल आसिम को रोकने के लिए क्या क्या कोशिशें की, क्या क्या इल्जाम लगाए, सऊदी अरब क्या खत लिखा गया और उनके पासपोर्ट कहाँ से निकाले गए, क्या किया गया। उनमें भी कहीं फैज साहब का नाम ना निकला है। फिर आखिर में वो पिंडी में जो धरना था, पूरी कोशिश की कि किसी तरह ये 2 आदमी ना आ सके, जनरल आसिम ना आ सके और काजी फायज ईसा ना आ सके, और अल्लाह ताला ने हाँ जी, अल्लाह ताला की तदबीर होती है। यही 2 लोग आए जो पाकिस्तान के मुहिब वतन है। नूरुल्लाह साहब, साकिब निसार साहब के जो वो सफाइयाँ दे रहे हैं, उन सफाइयों में आपको कितनी सफाई लगती है? मेरे ख्याल में तो सफाई की ज़रूरत है, जो शुरू हो गई है। अगर उनका नाम आ गया है तो अब सफाई होनी चाहिए। साकिब निसार साहब बतौर जज और बतौर चीफ जस्टिस जो उनकी जिम्मेदारियां थी उन्हें वो अंजाम देनी चाहिए थी। वो चारपाई बिछाकर डैम की हिफाजत और डैम बनाना और फंड्स इकट्ठे करना और उसके लिए दुनिया भर के दौरे, ये उनका काम नहीं था। उनका काम था लोगों को इंसाफ मुहैया करना। सुप्रीम कोर्ट में और दीगर अदालतों में जो ढेर लगा हुआ है केसेस का, उनको देखना चाहिए था। इसी तरह पहले तो हाँ, जब हम शुरू किया था हमने राशिद मन्हास के हवाले से, आप ये देखें 20 साल का एक नौजवान, उनकी उम्र 20 साल थी उसमें, ठीक है, क्वाइट यंग, तो क्वाइट यंग, अंडर ट्रेनिंग, वो उसने अपनी जान कुर्बान की। और उसी तरह से वैसे ही नौजवान आज भी अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। जहां हम उन्हें सैल्यूट करते हैं, जहां हम उन्हें ट्रिब्यूट पेश करते हैं, जहां हम उनकी कुर्बानियों को सराहते हैं, वहीं हमें सोचना होगा कि ये कुर्बानियों की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। वो दुश्मन जो कहीं अंदर मौजूद है, हमें उसको रोकना है। अगर बरतानिया वाले पाकिस्तान में आके आइडेंटिफाई करके और उसको गिरफ्तार करा सकते हैं, और वहाँ पर जैसे अभी तो वो बर्बरियत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, बर्बरियत नहीं है, वो इंसाफ है कि उन दहशतगर्दों के घरों के दरवाजे तोड़कर या वो कटर के ज़रिए काट कर उनको जाके पकड़ा जा रहा है। ये इंसाफ है, इसको पूरी दुनिया इंसाफ कहती है। ये हमारे यहाँ उस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके उनके लिए हमदर्दियाँ पैदा की जा रही हैं 9 मई के मुजरिमों के लिए, तो ये नहीं होनी चाहिए। और जहाँ हम जब जनरल आसिम मुनीर की बात करते हैं, जनरल आसिम मुनीर ने बहुत से अच्छे काम किए हैं। हम बानी तहरीक इंसाफ ने जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए या काजी फायज ईसा का रास्ता रोकने के लिए जो भी कोशिशें की, उसमें जो इलीगल काम हुए उनको कानून के कटहरे में लाके खड़ा करना चाहिए। अब वो कह रहे हैं, अब अपना काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की हिफाजत के हवाले से वो सारे काम वो कह रहे हैं। जो बानी पीटीआई हैं कि ये जो ड्रामा सारा हुआ फैज वाला, ये मुझको मतलब वो इसको ड्रामा डिक्लेयर कर रहे हैं, फौजी अदालतों में लेके जाने के लिए। तो इस बात को ड्रामा डिक्लेयर कर रहे हैं, फौजी अदालतों में तो वो जाएगा। मसला ये कि मेरे ख्याल में इस वक्त हमारी सियासी जो क़यादत है उसको एक स्टेप आगे आना चाहिए। पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करके वहाँ बैठे,
ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرف جائیں. یہ جو قومی جرائم ہوئے ہیں وہ جرم کسی ایک فرد کے خلاف نہیں ہے, وہ نواز شریف کے خلاف جرم نہیں تھا, وہ عام معافی کا اعلان کرنا پڑے گا. سر جو بھی کرنا ہے پہلے تو آئیڈینٹیفائی کریں نا, سب سے پہلا کام تو مجرموں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, وہ کریں تاکہ آئندہ کے لیے ان کا راستہ رکے. یہ جو ہمارے نوجوان سپاہی, فوجی, آفیسرز یہ جو قربانیاں دے رہے ہیں, ہمیں ان کا سلسلہ اب ان کے وہ دشمنوں کا راستہ ہمیں روکنا ہوگا. چلیں ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہو گیا نا معاملہ فیض حمید صاحب کا, ثاقب نثار صاحب کا. اب اس نیٹ ورک میں پتہ نہیں کون کون آئے گا, کون کون نہیں آئے گا, اور یہ کس حد تک جو چیزیں تھیں وہ گہری تھی. لیکن یہ جو کچھ ہمارے سامنے آنکھوں کے ہوتا رہا کہ اگر تحریک انصاف نے یہ کر دیا ہے, کوئی جرم کر دیا ہے, تو اس کے اوپر ان کو ہر طرح سے پردہ پوشی بھی ہے, ریلیف بھی ہے. اور وہی ہلکی پھلکی جو ہے وہ کوئی موسیقی کسی اور نے چھیڑی ہوتی تو اس کو یعنی امان نہ ملتی. یہ تو ہم دیکھتے رہیں گے. لیکن آج وزیر اعظم صاحب نے کابینہ کے اجلاس میں یہ والی جو بات کہی ہے کہ بجلی کے بلوں کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے, ہم نے پی ایس ڈی پی کا جو 50 ارب روپے ہے اس کے اوپر کٹ لگا کے لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں اور اس پر کام کر رہے ہیں. آج اسی یوتھ کنونشن میں وہ جو ہمارے ہیں وزیر توانائی اویس لغاری صاحب, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, آئی پی پیز کے اوپر. اچھا اب اس نیشنل ہے تو نیشنل ایشو, اب یہ گڑبڑ کسی ایک دور میں نہیں ہوئی, پچھلے دور میں بھی جو پی ٹی آئی کا تھا ری نیگوشیٹ ہوا اور جو کہہ لیں کہ عوامی مفاد کو مد نظر نہیں رکھا گیا. بہت اچھی بات. تو اب لیکن اب اس کے اوپر بجلی کے بل اور کیپیسٹی پیمنٹ اور سارا کچھ, اب اس کے اوپر سیاست. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جی دوبارہ, جیسا کہ پی ٹی آئی نے اور جو خان صاحب نے اپنا بیانیہ رکھا تھا اور اینڈ میں پاکستان کو بالکل کھائی کے کنارے پہ لے گئے, جو سبسڈی انہوں نے پیٹرول کے اوپر دی تاکہ زیرو بھی نہ رہے اکاؤنٹ میں اور یہ ڈی اسٹیبلائز ہو اور نیوکلیئر پہ ہمارا کمپرومائز ہو. کیونکہ ان کو تو پتا تھا جولائی میں پتا تھا میرے وہ خلاف وہ سارا ہو. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت گورنمنٹ آئی, انہوں نے بہت اچھا کام کیا, شہباز شریف آئے, اس وقت آصف زرداری صاحب آئے, آگے بڑھے. انہوں نے کہا کہ کسی طریقے سے ہماری سیاست تو داؤ پہ لگ رہی ہے, ہماری سیاست تو کا کباڑا ہو رہا ہے ہماری پالیٹکس کا, لیکن کیا ہے کہ جہاں کھیلنا ہے ملک تو بچاؤ, جس گراؤنڈ پہ کھیلنا ہے اس گراؤنڈ کو تو پہلے بچاؤ, آپ اس کو تو خالی کرو. تو انہوں نے آگے بڑھے. جب یہ آگے بڑھے تو کیا ہوا کہ انہوں نے پولیٹیکلی بہت اپنا مائلیج نقصان کیا, انہوں نے بہت نقصان کیا. اب وقت آ گیا ہے, اگر بہترین حکمت عملی کے ساتھ آئی پی پیز کے صحیح فیصلے ڈیسیشن لیے جائیں اور پاور جنریشنز کے حوالے سے جو ہے, جس طرح نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لائے تھے اور انہوں نے پہلی پریس کانفرنس سے اور میڈیا ٹاک میں یہی بات کہی تھی کہ لوگوں سے بلوں کی جان چھڑانے کی ایک اسٹریٹجی میں لے کے آیا ہوں. اچھا, وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا بڑا کام کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ ان کے ذہن میں ایک پلاننگ ہوتی ہے. تو انہوں نے جب یہ اشارہ کیا تھا, اس اشارے پہ اگر موجودہ گورنمنٹ نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ اگر کام کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ سارے بیانیے پیچھے رہ جائیں گے. ہمارا اصل مسئلہ جو ہے وہ ہمارا پاور کا مسئلہ ہے, ہمارا اوور بلنگ کا مسئلہ ہے. کیونکہ اس وقت آپ کے وزیر داخلہ جو ہے محسن نقوی صاحب جو ہیں, ایک ذمہ دار شخصیت ہیں, وہ جب آ کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وابڈا نے اوور بلنگ کی ہے اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے خرب روپے کی کہ الیکٹرک میں اوور بلنگ ہوئی ہے, اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے اور اس پہ تحقیق ہو کے عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. 50 ارب روپے ریفنڈ بھی کریں گے عوام کو اگر ریلیف مل گیا نا سر, آپ بلیو کریں عوام کو کچھ نہیں چاہیے. عوام اگر ماری ہوئی ہے تو بجلی کے بلوں کی ماری ہوئی ہے. جس پارٹی نے بھی اس کو ریلیف دے دیا الیکٹرسٹی میں, آپ سمجھیں کہ آنے والے الیکشن میں وہ سویپ کر جائے گی. یہ آپ بڑا ہنٹ دے رہے ہیں. ویسے میرا خیال تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو اندازہ تو ہوگا. نواز شریف صاحب نے جو منظر صاحب مریم کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی, آج بھی کابینہ میں اس کا ذکر ہوا کہ جی کہ یہ خالصتاً پنجاب نے کیا ہے. وہ جو 500 غالباً انہوں نے اپنے بجٹ سے جی 500 یونٹ تک استعمال کرنے والوں 200 سے 500 201 سے 500 جی ہاں. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں وفاق کا کوئی حصہ نہیں, آبویس بات ہے, اور باقی صوبوں کو بھی یہ والا کام کرنا چاہیے. تو باقی صوبے جو ہیں وہ آپ کو اس جانب اس طرح کی کوئی حکمت عملی آپ کو نظر آتی ہے؟
नहीं, अभी तक तो किसी में बस इतनी मिनट हिम्मत हमारे नहीं पास है। 2 रह गए हैं, ये जरा ज़हन में रखिएगा। अब बाकी तो किसी में हिम्मत नहीं है, ठीक है, सिंध में भी इतनी नहीं। हिम्मत नहीं है, बहुत मुश्किल है। अच्छा। और केपी के को तो आप भूल ही जाएं, उन्होंने तो सिर्फ नेगेटिव ही चलना है, किसी भी हवा के मुखालिफ चलना है जो कुछ भी ठीक। है। अब बलूचिस्तान बेचारा कहाँ से सबसे हाँ वो तो लेकिन पंजाब के पास वसाइल हैं और 45 अरब रुपए कोई थोड़े नहीं होते। सूबा भी सबसे बड़ा है जो ये पिछले 2 महीने के लिए 201 से 500 यूनिट तक की ये सब्सिडी दी जा रही है। तो वो बिजली के बिल कम नहीं किए जा रहे, सब्सिडी जाहिर है कि हुकूमत, पंजाब हुकूमत अपने दूसरे मद से निकाल के उसमें से वो विभाग को दे रही है कि ये हमारे लोगों को। अच्छा नूरुल्लाह साहब, मेरा ख्याल है मैं इसमें अगर इसी को सिर्फ एक ऐड कर एक दूं, एक ये प्रेडिक्शन 3 सूबे छोटी सी बड़े करूंगा मैं इसमें जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। एक मेरी प्रेडिक्शन है ये, इस पे जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब जो है वो भी काम उनकी सोच है और वो काम कर गुजरेंगे और उनके साथ सब हामी हो जाएंगे। अच्छा, जिस तरह पंजाब ने 45 अरब का रिलीफ दिया है, सब्सिडी दी है, दीगर सूबों को 45 अरब पे नहीं जाना पड़ेगा, उनकी आबादी भी कम है, वो थोड़ा थोड़ा सा है और तमाम सूबे अपने लोगों के लिए करते हैं। हम अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हिमायत करते हैं और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसी तरह तमाम सूबे जो अवाम की भलाई का जो भी ये प्रोजेक्ट अच्छा करेंगे, आइडिया आपने उसको दिया कि अप्रिशिएट करना चाहिए। उनके कम है, उनकी आबादी कम है, उसमें वो कम कंज्यूमर है तो उनके कम पैसे लगेंगे। तमाम सूबों को अवाम की भलाई का काम करना ये चाहिए। अच्छा पॉइंट आपने दिया। अगर वफाक बेनज़ीर इनकम को इसमें कर ले, एडअप कर ले तो चीजें सब ठीक हो पूरे सकती पाकिस्तान को हैं। रिलीफ। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया वरना बातचीत अच्छी जारी थी। तो इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे नई खबरों और नए दोस्तों के साथ। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।